ओके अब बच्चों लास्ट लेक्चर पे हम आते हैं। तो लास्ट लेक्चर पे बच्चों एक तो मैंने कुछ तुम्हें इंस्ट्रक्शन बताए थे, तो तुमसे कहा था कि वो कुछ टॉर्चर है। अब थोड़ा थोड़ा टॉर्चर रेगुलर चलता रहेगा, पर मैक्सिमम टॉर्चर हो चुका है, ठीक है ना। अब थोड़ा थोड़ा रहेगा, तो बच्चों उस इंस्ट्रक्शन में एक आध पॉइंट और ऐड कर लो। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इसमें लिख लो, अटेम्प्ट क्वेश्चन प्रोवाइडेड इन क्लास बाय योरसेल्फ। जैसे बच्चों मैं तुमसे कहूंगा कि डीपीपी में से ये वाला क्वेश्चन करो, या कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे तो वो खुद से ही सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि भाई बगल में इधर उधर देख रहे हो। याद रहे सबका फेस सामने की तरफ होना चाहिए, किसी का भी फेस इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपका फोकस पूरी तरह से क्लास पे होना चाहिए, ना कि अगल बगल वाले पे। उस चीज का ध्यान रखें। तो पूरा फोकस सामने की तरफ बोर्ड पे होना चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है ना। उस चीज को बहुत अच्छे से समझो, तुम्हारी भलाई के लिए ये पॉइंट समझ के बच्चों। तो अटेम्प्ट क्वेश्चन प्रोवाइडेड इन क्लास बाय योरसेल्फ, अपने खुद से अटेम्प्ट करो। जैसे बच्चों कल भी मैंने कहा होगा, तुम्हें बाइक चलाना सीखना है, पीछे कितनी भी देर बैठ लो कभी भी नहीं सीखोगे। जब तक तुम खुद से नहीं चलाओगे, कभी भी किसी भी कीमत में तुम बाइक चलाना सीखने वाले नहीं हो। तुम्हें कार चलाना सीखना है, बगल वाली सीट पे बैठ जाओ, जिंदगी भर बैठे रहो नहीं सीख पाओ। मोबाइल चलाना सीखना है, बगल वाले को देखते रहो नहीं सीखोगे। जब तक हाथ में अपने नहीं पकड़ोगे उसे नहीं समझ पाओगे। ये चीज समझ गए? ठीक है बच्चों, आई थिंक लिख लिया होगा ये वाला। नेक्स्ट बच्चों, ब्रिंग डीपीपीज मॉड्यूल एंड होमवर्क कॉपी डेली। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बच्चों लिख लो। जैसे कई बच्चों को मैंने देखा है कभी डीपीपी भी नहीं ला रहे, तो उनके पास एक बढ़िया बहाना मिल जाता है, सर वो बगल वाले की सीट में देख रहा हूँ क्योंकि मैं आज डीपीपी नहीं लाया, वो आज मैं मॉड्यूल नहीं लाया इस वजह से बगल में देख रहा हूँ। तो भाई इतनी सिंसियरिटी अंदर रखो कि जब तुम आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम जो अपने काम की चीजें उसे रेगुलर लेके आओ। समझ पाए बच्चों? ठीक है ना। तो जल्दी फटाफट छाप लो, ब्रिंग्स डीपीपीज मॉड्यूल एंड होमवर्क कॉपी डेली। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके अब बच्चों आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। अब बाकी चीजें बच्चों धीरे धीरे करते रहेंगे। ये बच्चों अगेन एक संस्कृत का इसको है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी गृहतागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। बच्चों हैंड राइज करें जो इसका मतलब बताना चाहें, खड़े हो जाओ। ठीक है, बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है बच्चों, इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड बच्चों, समझे जो इन्होंने कहा है बिल्कुल परफेक्ट है। ये संस्कृत का एक श्लोक है, काक चेष्टा। काक चेष्टा का मतलब है बिल्कुल कौवे जैसी लगन। जैसे आजकल तो कौवे कम दिखते हैं, पुराने घरों में थोड़ा आंगन रहता था, बच्चे वगैरह खाते थे तो वहाँ कौवे वगैरह आ जाते थे। आजकल तो कवर्ड घर रहते हैं तो बहुत कम देखने को मिलता। तो पहले ये था आंगन में अगर आप कुछ भी खा रहे हो तो वैसे ही कौवे आ जाते थे। वो बहुत ध्यान से उस पर फोकस करते थे। जैसे ही तुम्हारा ध्यान हटेगा वैसे ही वो झपट्टा मार के तुम्हारे खाने का पीस उठा ले जाएंगे। तो उस तरह की तुम्हारी लगन होनी चाहिए कि बिल्कुल फोकस उसी पे। अब नेक्स्ट है बच्चों बको ध्यानम। जैसे कभी बगुले को देखोगे तो बिल्कुल ध्यान लगा के देखता रहता है फिश को। जैसी उसे फिश मिलती अचानक से झपट्टा मार के उसको खा लेता। तो उस तरह का तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों स्वान निद्रा, कुत्ते की नींद। कुत्ते की नींद ऐसी होती है कि थोड़ा भी डिस्टरबेंस होता है तो वो उठ जाता। ऐसा नहीं कि भाई तुम आराम से घोड़े बेच के सो गए, कोई मतलब नहीं है, सवेरे 9 बजे की क्लास से 10 बजे उठ रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। फिर बच्चों तुम्हारा है अल्पहारी। अल्पहारी का मतलब ये कि एक ठीक ठाक अच्छा खाना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भर भर के खा लिया, क्योंकि जब बहुत ज्यादा भर भर के खा लोगे तो आलस आएगा। आलस आएगा तो जैसा मैं डेली देखता हूं कि तुम मेरे को उठाना पड़ता है, तुम अपनी सीट से उठना भी नहीं चाहते हो। तो उस तरह का नहीं होना चाहिए। तुम अगर लिमिटेड खाओगे तो एनर्जेटिक रहो। फिर बच्चों तुम्हारा है गृह त्यागी। गृह त्यागी से मतलब ये कि घर से बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। पुराने के हिसाब से तुम बोल सकते हो कि पहले पढ़ाई अलग जगह गुरुकुल वगैरह में होती थी तो घर छोड़ना पड़ता था। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बोल सकते हो कि गई घर में कोई रिश्तेदार आ गया उसके साथ इन्वॉल्व हो गए, कोई शादी है उसमें इन्वॉल्व हो गए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। टोपी वाले भैया खड़े हो जाओ।
आ जाओ, आगे आ जाओ। तो वो चीज बच्चों नहीं होनी चाहिए, ये चीज समझ गए बच्चों? ठीक है, अब बच्चों आज की कहानी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब बच्चों देखना, लास्ट लेक्चर पे अगर हम फोकस करें तो बच्चों हमने ग्रेविटेशन के बारे में देखा, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बच्चों पढ़ा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बताओ क्या था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बच्चों पढ़ा था F इक्वल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? R था पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, m1 m2 बच्चों थे पार्टिकल के मासेस। ये चीज क्लियर है बच्चों? फिर मैंने बताया था किस तरह की चीजों पे ये एप्लीकेबल होता है, पॉइंट मासेस और स्फेरिकल सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों? वीक है या स्ट्रॉन्ग फोर्स है? वीक फोर्स। लॉन्ग रेंज या शॉर्ट रेंज? लॉन्ग रेंज। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? मीडियम पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है। क्लियर है बच्चों? उसके अलावा बच्चों अगर देखोगे तो एक सेंट्रल फोर्स है, जो लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल के वालों को लगता है उसे सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। उस तरह से बच्चों कुछ चीजें मैंने तुम्हें बताई। ठीक है, इधर ये चीजें क्लियर है? अब बच्चों वापस समझो, फिर हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे, वो हम देखेंगे। आज के लेक्चर में बच्चों हम क्या करने वाले हैं वो समझो। आज के लेक्चर में बच्चों हम उन्हीं क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। क्लियर है? फिर बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में देखेंगे। जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, शेप पे, रोटेशन पे, हाइट पे, डेप्थ पे। ये सारी चीजें बच्चों आज हम कवर करने वाले हैं। समझ गए बच्चों? ठीक है, अब होमवर्क में बच्चों मैंने शायद एक क्वेश्चन दिया था, स्क्वायर वाला था, उसमें चारों तरफ पार्टिकल थे। वो बच्चों एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसे बच्चों देखो। ठीक है, तो बच्चों पैटर्न मेरा ये रहेगा कि भाई मैं तुम्हें गुणा भाग नहीं सिखाऊंगा, मैं मान के चलता हूं कि तुम्हें गुणा भाग आता है। ठीक है, आगे बच्चों कंसेप्ट सिखा के कैलकुलेशन तुम्हारे भरोसे छोड़ दूंगा। कर पाओगे बच्चों? आवाज नहीं आई? कर लोगे ना? ठीक है। हाँ, हो सकता है किसी किसी को दिक्कत लगे तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें तुम्हें दिया था कि चारों कोने पे पार्टिकल रखे हैं सेम मास के। ठीक है बच्चों, इसकी साइड लेंथ थी तुम्हारी ए, साइड लेंथ ए। किसी एक को मैंने शायद पी नाम दे दिया होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, सब एक जैसे। ठीक है, जहां तक है बच्चों डेटा ये रहा होगा, यही डेटा था। ठीक है, तुमसे एक पार्ट में पूछा था कि भाई तुम पी पार्टिकल पे फोर्स बताओ। तुम्हें क्या बताना है? पी पार्टिकल पे फोर्स। तो बच्चों बताओ, पी को छोड़ के कितने पार्टिकल्स हैं? पी को छोड़ के कितने पार्टिकल्स हैं? 3। तो उसको तीनों अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, तीनों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, तो तीनों अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। तो भाई कहेगा भाई तुम मेरे साथ चलो, ये कहेगा भाई तुम मेरे साथ चलो। अब दोनों की डिस्टेंस सेम है तो दोनों के फोर्सेस सेम ही होंगे। इसका कुछ अलग फोर्स होगा, वो मैंने एफ डैश बोल दी। ये चीज समझे बच्चों? अब बच्चों बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? ए। तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा? जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे बच्चों ये वाला फोर्स भी वही होगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ गए? लेकिन बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? नहीं, a√2। कुछ बच्चे a/√2 बोल रहे हैं, वो गलत। डायगोनल। तो डिस्टेंस तुम्हारी कितनी हुई? √2 है। बच्चों समझ पाए? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई? √2 है। तो अगर मैं ये एफ डैश वाला फोर्स लिखता हूं तो GMM √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर। तीनों फोर्स समझे बच्चों? नीचे वाला फोर्स और राइट वाला फोर्स सेम है, कितने हैं? GMM/a²। बीच वाला फोर्स ये रहा। अब तीनों का वेक्टर सम करना है। तो बच्चों बताओ, जो इस तरह से फोर्स लग रहे हैं, एक इधर एक इधर, इनके बीच का एंगल कितना है? कल बच्चों मैंने रिवाइज करवाया था एफ और एफ, तो मुझे बताओ एफ और एफ 90 डिग्री पे लग रहे हैं, रिजल्टेंट कितना होगा? बच्चों जिससे पूछू उसे बोलने दो। एफ और एफ 90 डिग्री पे लग रहे हैं, रिजल्टेंट कितना होगा? बोलो, आवाज नहीं आई, तेज बोलो। कैसे आएगा √2 बताओ? बोलो, किस मेथड से आता है √2?
ओके बच्चों, कितना होगा √2f, और कहां होगा, बिल्कुल बीचों बीच, कहां होगा, बिल्कुल बीचों बीच। तो इसका जो √2f फोर्स होगा वो बिल्कुल बीचों बीच होगा। ये चीज क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब ये वाला फोर्स भी बच्चों बिल्कुल बीचों बीच है। तो अब अगर मैं नेट फोर्स लिखता हूं, नेट फोर्स, तो √2 टाइम्स ऑफ ये वाला, दैट इज GMM/a², और ये बिल्कुल बीचों बीच ऑलरेडी है, तो ये आ गया GMM/2a²। ये बच्चों तुम्हारा नेट फोर्स होगा। बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत? बच्चों कनेक्ट कर पाए नेट फोर्स को? बोलो बोलो। कौन से? इन दोनों को नहीं, वेक्टर सम करना पड़ेगा। फोर्स स्केलर थोड़ी कि हम सीधा सीधा ऐड कर दें। फोर्स वेक्टर है, तुम सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते, तुम्हें वेक्टर सम करना पड़ेगा। ये चीज समझे? हाँ बच्चों, हैंड राइज करें, किसी और को दिक्कत हो? उन दोनों f का √2f, और f की वैल्यू बच्चों ये रही, बीच वाले का बच्चों ये रहा, नेट इन दोनों का एडिशन। बच्चों बताओ यहां तक कोई तकलीफ? क्लियर है? ये एक का आंसर आ गया। तुमसे पूछा था पी पे नेट फोर्स बताओ, तुमने निकाल लिया। इसी में बच्चों मैंने दूसरा पार्ट दिया था कि भाई मान लो इनको सर्कल में घुमा दिया, इनको ऐसे सर्कल में घुमा दिया, तो बच्चों बताओ रेडियस ऑफ सर्कल कितनी होगी? बोलो बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी होगी? √2a का आधा। कितनी होगी बच्चों? a/√2। वेरी गुड। अब मैंने तुम्हें बताया है, इस केस में तुमसे अगर स्पीड पूछता है तो बच्चों बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? mv²/r। तो तुम क्या करोगे, इसी को बराबर कर दोगे mv² रेडियस, दैट इज a/√2। अगर वो तुमसे पूछता है ओमेगा बताओ, तो ओमेगा के टर्म्स में सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? बोलो बच्चों, r⍵² या m⍵²r। तो अब अगर वो तुमसे ओमेगा पूछता है तो इसी को तुम लिख दोगे ऐसे। समझ गए बच्चों? वापस समझो, मुझे बताओ नेट फोर्स में किसी को भी दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ? ठीक है, अब इस पे आओ। अगर स्पीड पूछता है तो सेंटर की तरफ फोर्स किसके बराबर होगा? mv²/r, तो mv²/a/√2। अगर वो ओमेगा पूछता है तो इसी को तुम क्या लिखोगे? m⍵² रेडियस, रेडियस इज a/√2। तुमने ओमेगा निकाल लिया। अब अगर वो तुमसे टाइम पीरियड पूछता है तो कैसे लिखोगे? ओमेगा इज 2π/t। कनेक्ट कर पाए? कुछ भी तुमसे पूछता है, कोई भी डायग्राम बनाता है, अगर तुम्हारी बेसिक पे कमांड है तुम कर सकते हो। समझ गए बच्चों? छाप लो इसे फटाफट। फिर अभी बच्चों हैंड राइज करें, इसमें जिसको तकलीफ रही हो, कहीं कोई डाउट हो बेझिझक पूछे आराम से। ठीक है बच्चों, कर लो फटाफट। बच्चों कोई डाउट हो आराम से मुझसे पूछें, पर याद रखें आपस में डिस्कशन नहीं करना, ठीक है? चलो मैं वापस बताता हूं, बैठ जाओ। देखो याद करो, अगर मैं वेक्टर एडिशन लिखता हूं तो a² + b² + 2ab cos थीटा, थीटा होता है वेक्टर के बीच का एंगल। अब एक फोर्स तुम्हारा F, एक फोर्स तुम्हारा इधर F, बीच का एंगल 90, तो रिजल्टेंट तुम्हारे पास क्या होगा? f² 2ff cos 90, cos 90 0, तो ये टर्म खत्म हो गया, 2f²। फाइनली तुम्हारे पास क्या बचा? √2f। तो दो फोर्सेस अगर 90 डिग्री पे लग रहे हो तो रिजल्टेंट तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? √2f। समझे बच्चों? तो दो चीजें बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है वेक्टर, दूसरा होता है कैलकुलस। फिजिक्स में मैं मानता हूं वो तुम्हारे दो पैर होते हैं, अगर वो तुम्हारे कमजोर हैं तो तुम ज्यादा लंबा फिजिक्स में नहीं चल पाओगे। तो वेक्टर में बहुत ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा तो बस यही फॉर्मूला यूज होता है, तो उस पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। और कैलकुलस भी बहुत ज्यादा आपकी यूज होती है। कैलकुलस वही डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो फिजिक्स के ये दो पैर मान लो, अगर वो तुम्हारे मजबूत नहीं है तो तुम्हें हर जगह चलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हर जगह ये दो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। ये पॉइंट बच्चों समझे? कहीं कोई तकलीफ? ठीक है।
अब बच्चों जो तुम्हें अभी फर्स्ट नंबर वाली डीपीपी आज मिली होगी, ठीक है ना, उस पर नंबरिंग है या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट उसमें 6th नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इससे पहले जो मिली होगी वो। और बच्चों याद रहे सेल्फ से अटेम्प्ट करना है, किसी को भी आपस में डिस्कशन नहीं करना। 6th नंबर क्वेश्चन बच्चों तुम्हें अटेम्प्ट करना है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, 2 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू। क्वेश्चन बच्चों तुम्हारा ये है, तुम्हें मिल पाया वो क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों एक बार अटेम्प्ट करो, जब मैं पूछूं तब आंसर बताना, आंसर डायरेक्टली नहीं बोलना है और सेल्फ से अटेम्प्ट करना है, किसी को भी आपस में कोई डिस्कशन नहीं करना। ओके, अब बच्चों हैंड राइज करें जो इसमें आंसर देना चाहें। बोलो बच्चों। बॉम्बे है, बॉम्बे। ओके बच्चों, बॉम्बे के अलावा जिसका आंसर हो अब एक बार वो हैंड राइज करें। चेन्नई। आप बताओ आपको चेन्नई क्यों लग रहा है? ठीक है बैठ जाओ, गुड। बच्चों समझो, आप लोगों ने भी जो सोचा है वो सही है, जिन्होंने बॉम्बे आंसर दिया है वो भी सही है, बट ज्यादा सही आंसर इसमें चेन्नई है। क्यों है बच्चों वो मैं बताता हूं। पहले बॉम्बे आंसर कैसे आएगा वो मैं बताता हूं। बच्चों इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मानोगे? कितनी डिस्टेंस मानोगे? 2r। तो ऐसा नहीं कि भाई बस चिपके चिपके रखें तो 0 डिस्टेंस। बच्चों सेंटर से सेंटर डिस्टेंस मानी जाती, ऐसा नहीं कि भाई चिपका के रख दिए तुम सोचो 0 डिस्टेंस, गलत है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मानी जाती। तो पहली चीज 0 डिस्टेंस नहीं है। अब नॉर्मली तुम क्या सोचोगे कि भाई फोर्स होता है Gm अपॉन डिस्टेंस 2r का स्क्वायर, फोर्स Gm स्क्वायर 4r स्क्वायर। तुमने कहा फोर्स r की पावर -2 के प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, तुम नॉर्मल तरीके से सोचोगे, तुमने गलत नहीं सोचा। लेकिन बच्चों इसमें कहीं भी इन्होंने मास नहीं दिया, मास नहीं दिया, आपको दिया है आइडेंटिकल स्फीयर है। इसका मतलब यह है कि वो सेम मटेरियल से बने हुए। तो मास के टर्म्स में आपको आंसर नहीं देना है, आपको क्वेश्चन का कई बार सेंस समझना पड़ता। तो यहां क्वेश्चन का सेंस ये है कि भाई तुम मास को भी रेडियस के टर्म्स में लिखो, मास को भी रेडियस के टर्म्स में लिखो। तो अब अगर तुम फोर्स लिखोगे तो मास होता है बच्चों वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ऐसे दूसरे का मास 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी अपॉन r स्क्वायर। तो बच्चों ऊपर तुम्हारी आई r की पावर 6, r की पावर 6, नीचे है r स्क्वायर, r क्यूब बच्चों कितना हुआ? r की पावर 6। तो इसे तुम लिखोगे r की पावर 6 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि r की पावर 4। तो ज्यादा बेटर आंसर बच्चों ये माना जाएगा। अगर वो तुम्हें मास फिक्स दे देते कि भाई उनके मास फिक्स से फिर डिस्टेंस में रिलेशन बताओ, जैसे कि 2 पार्टिकल को r डिस्टेंस पे रख दिया, तब उनके मासेस फिक्स हैं Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहां मास फिक्स नहीं है, मास अपने आप में रेडियस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो तुम्हें मास को एलिमिनेट करना पड़ेगा। समझ पाए बच्चों? अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत बच्चों? क्लियर है बच्चों? याद करो हमने कल एक रॉड वाला क्वेश्चन किया था, याद है बच्चों? ठीक है। अब उसी का जुड़वा भाई अगर तुम देखोगे बच्चों, याद है लैम्डा वाला एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों एक बार बस रीड कर लो, सॉल्व नहीं करना है, बस रीड करना। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। बच्चों रीड कर लिया? बच्चों जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें लैम्डा क्या था? a। क्या था बच्चों? a, याद है? इसमें इन्होंने a प्लस क्या कर दिया है? bx स्क्वायर। तो बस लैम्डा की जगह तुम्हें a की जगह क्या रखना पड़ेगा? a प्लस bx स्क्वायर। एक बार बच्चों करना, फिर हम डिस्कस करेंगे। समझ पाए? जो हमने लास्ट टर्म पे क्वेश्चन किया था उसमें लैम्डा क्या था? a। इसमें तुम्हें a की जगह क्या रखना होगा? a प्लस bx स्क्वायर हो जाएगा। ट्राई करना, वरना हम डिस्कस करेंगे। कनेक्ट कर पाए इसे? चले आगे। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे बच्चों हम आते हैं। इस पे आ जाओ बच्चों।
बच्चों ये सेमी सर्कल है, क्या है बच्चों, बोलो बच्चों, सेमी सर्कल। एक वायर को तुमने यूं मोड़ दिया, आधी रिंग बना दी, क्या बना दी, आधी रिंग। उसके सेंटर पे ये पार्टिकल रखा है, लैम्डा बच्चों वही लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। लैम्डा बच्चों तुम्हारा क्या है, लीनियर मास डेंसिटी। कल क्लास के बाद कुछ बच्चों ने डाउट पूछा था कि ये क्या होता है, तो वैसे आपको पता होगा सेंटर ऑफ मास, रोटेशन सब जगह यूज होता है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं। मान लो तुम बिल्डिंग्स जब बनती है तो बड़े बड़े सरिया यूज होते हैं, उन सरिया को अगर खरीदने जाओ तो इतने बड़े सरिया तराजू पे रख के तौल पाना मुश्किल होता है, तो वो तुम्हें क्या करते हैं, 1 मीटर का पीस दिखा देते हैं कि भाई तुम नाप लो 1 मीटर है, तो तुम्हें 1 मीटर तौल के दिखा दिया, तुम्हें 1 मीटर तौल के दिखा दिया, बोला 4 किलो है, 1 मीटर का वजन कितना है, 4 किलो। अब तुमने मान लो 20 मीटर लंबा सरिया लिया, 20 मीटर लंबा सरिया लिया, तो बच्चों 1 मीटर का वजन कितना है, तो 20 मीटर का कितना होगा, 80। तुमने 5 मीटर लंबा लिया, कितना होगा, 20, कितना होगा, 20। 7 मीटर लंबा सरिया लिया, 7 इंटू 4 कितना होगा, 28 kg। समझ पाए? तो ये मतलब होता है लीनियर मास डेंसिटी का। तुमने मान लो आधा मीटर लंबा लिया, तो आधा मीटर लंबा लिया तो 2 किलो, y मीटर लंबा लिया तो 4y, x मीटर लंबा लिया तो लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है कि एक का क्या मास है, एक का क्या मास है। समझ पाए बच्चों? कोई तकलीफ इसमें? ठीक है। अब बच्चों पहले ये डायग्राम बना लो, फिर मैं क्वेश्चन बच्चों जो अपना पहले चल रहा था, नंबरिंग मुझे याद नहीं कहां किस नंबर तक पहुंच गए, 8th, तो इसे 9 नंबर लिख लो, अगर 7 तक हो गया हो तो इसे 8 लिख लो। क्वेश्चन बच्चों वही है, क्या क्वेश्चन था, पी पे तुम्हें फोर्स बताना, पी पे तुम्हें क्या बताना है, फोर्स। ये रिंग और एम, पी पे तुम्हें बच्चों फोर्स बताना। एक बार मान लो बच्चों अगर मैं इसे एक्स एक्सिस बोल देता हूं, इसको मैं वाई एक्सिस बोल देता हूं, तो लॉजिकली बच्चों हैंड राइज करके बताएं, इस पी पे एक्स में फोर्स लगेगा, वाई में फोर्स लगेगा, या दोनों डायरेक्शन में? हैंड राइज करें बच्चों, बोलो तुम। बिल्कुल सही है, क्यों सही है बच्चों? लॉजिकली देखोगे तो ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये इसको अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, तो अल्टीमेटली वो y की तरफ ही जाएगा, तो इस पे ओवरऑल फोर्स तुम्हारा किस तरफ होगा, y में। ये पॉइंट बच्चों समझे? किसी को तकलीफ? ठीक है। अब बच्चों मान लो हमें इसमें फोर्स निकालना है, ठीक है, तो बच्चों एक बार अपना दिमाग चलाओ, फिर मैं डिस्कस करता हूं। आंसर बोलना नहीं है, सेल्फ से अटेम्प्ट करें, फिर मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है? करो फटाफट। बच्चों उस चीज का ध्यान रखें, आपस में कोई भी डिस्कशन नहीं करें, सेल्फ से अटेम्प्ट करें। ओके, रेडियस बच्चों लिख लो r, रेडियस बच्चों रिंग की r, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों मैंने पहले ही लिखवा रखा है कि पी पे ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है, तो वो अलग से नहीं लिखवा रहा हूं, वो स्टार्टिंग क्वेश्चन में मैंने लिखवा रखा है, हर एक केस में पी पे फोर्स बताओ। जिससे भी होता है वो हैंड राइज करें। बच्चों सेंटर ऑफ मास में इस तरह की अप्रोच हम सीखते हैं।
बच्चों हैंड राइज करें जिससे भी हो पाता है। जैसे बच्चों याद करो, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास तुमने पढ़ा होगा 2r/पाई। तो कई बच्चे इसको सेंटर ऑफ मास पे मान के सॉल्व करते हैं, वो गलत है। रॉड के केस में ही मैंने बताया था, तो वो दिमाग नहीं चलाना। अब तुमने अगर हाफ रिंग के सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन पढ़ा हो, वो अप्रोच इसमें लगेगी। रिंग के सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन तुमने देखा हो, वो अप्रोच लगेगी। तो अप्रोच सीखना है, कभी भी क्वेश्चन के आंसर या फॉर्मूले नहीं रटना है। अप्रोच तुम्हारी हर जगह वही रहेगी, तुम आराम से लगा सकते हो, बस एक बार सीखने की जरूरत है। बोलो बच्चों, जिससे भी हुआ हो हैंड राइज करें। हाँ बच्चों बोलो, सही लग रहा है। और कोई बच्चों हैंड राइज करें जो भी आंसर देना चाहें। जहां तक है तुम्हारा आंसर सही है बच्चों। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझो बच्चों, कंसेप्ट क्या है वो समझो। न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? Gm1m2/r²। बच्चों फिर बताओ, न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? Gm1m2/r²। वो कब या किस पे एप्लीकेबल है? पॉइंट मास। बच्चों एक तो पॉइंट मास है, वो रिंग तुम्हारी पॉइंट मास है क्या? तो क्या तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। लेकिन बच्चों मान लो मैं रिंग के बहुत छोटे 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 टुकड़े करता हूं, उसके 1,00,000 पीस मैंने कर दिए, तो मुझे एक छोटा सा पीस मिलेगा, वो बहुत छोटा होगा, मैं उस पर लगा सकता हूं। समझ के बच्चों? तो मैं क्या करूंगा, रिंग के छोटे 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 टुकड़े करूंगा। अब बच्चों ध्यान से समझो, रिंग का क्वेश्चन कभी भी आता है, चाहे वो 11th हो, 12th हो, और इवन तुम इंजीनियरिंग में जाओगे वहां भी रिंग का क्वेश्चन कभी भी आता है, किसी भी चैप्टर में आता है, चाहे वो इंजीनियरिंग में भी क्यों ना आए। अप्रोच हमेशा फिक्स होती है, अप्रोच हमेशा फिक्स होती है, वो रट जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें बहुत बार उससे सामना होगा। और वो अप्रोच तुम्हारी क्या है कि जब भी क्वेश्चन आएगा तुम एलिमेंट्स कैसे लोगे? तुम एलिमेंट्स लोगे बच्चों थीटा पे जाके, डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट लोगे। तो रिंग का कभी भी क्वेश्चन आएगा तुम थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लोगे। ये चीज रट गई? बोलो बच्चों, रिंग का कभी भी क्वेश्चन आए, किसी भी चैप्टर में आए, किसी भी क्लास में आए, फर्क नहीं पड़ता, हमेशा थीटा पे जाके डी थीटा का ही टुकड़ा लोगे। ये चीज क्लियर है? अब इधर तो तुम्हारा मास रखा है m, इसका मास नहीं पता। तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर उसमें तुम आर्क लेंथ के बारे में पढ़ते हो, एंगल के बारे में पढ़ते हो। एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन। मान लो बच्चों इस छोटे से की लंबाई है dl, क्या लंबाई है? dl। तो रेडियन हम कैसे डिफाइन करते हैं? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो बच्चों इस छोटे से का एंगल कितना है? डी थीटा। वो तुम कैसे लिखोगे? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो उसकी लंबाई तुम्हारे पास कितनी आई? आर डी थीटा। ये चीज समझे बच्चों? उसका डी थीटा एंगल बन रहा है, तो एंगल कैसे लिखोगे? एंगल आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो आर डी थीटा। इतना समझ पाए बच्चों? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है भाई। अब बच्चों वहां आओ, एक का मास 4 किलो, एक का मास 4 किलो, तो 5 का मास 5 × 4, 3 का मास 3 × 4, एक का मास लैम्डा, तो 4 का मास 4 लैम्डा, 3 का मास 3 लैम्डा, x का मास x लैम्डा, y का मास y लैम्डा, dx का मास dx लैम्डा। तो dl का मास क्या होगा? dl × लैम्डा।
तो अगर मैं dm लिखता हूं, dm, तो वो मेरे पास क्या होगा, लैम्डा dl। तो dm बच्चों मेरे पास आएगा लैम्डा r d थीटा। ये समझ गए बच्चों? ठीक है, अब वापस देखो बच्चों, बताओ ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। तो इस p पार्टिकल को यहां मान लो वो तुम्हारा dm है, वो कहां खींचेगा? अपनी तरफ। तो वो इसको यहां खींचेगा, ये एंगल थीटा, इसके दो हिस्से करोगे तो इधर f cos थीटा, इधर, अब f की जगह मैं df कर देता हूं क्योंकि छोटा सा फोर्स है, df sin थीटा। क्लियर है बच्चों? वो जो dm है वो उधर खींचेगा अपनी तरफ, तो इधर cos इधर sin, ये समझे? अब मैं y डायरेक्शन का फोर्स निकालता हूं, तो बच्चों बताओ y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है? df sin थीटा। y डायरेक्शन में कंपोनेंट बच्चों क्या है? df sin थीटा। तो df बच्चों g, इसका मास m2, इसका मास g m1 m2 अपॉन डिस्टेंस। बच्चों बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? बोलो बच्चों क्या डिस्टेंस है? r। तो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये मैं y डायरेक्शन का फोर्स लिख रहा हूं, तो y डायरेक्शन के फोर्स में एक साइन थीटा भी आएगा। अब मुझे टोटल फोर्स चाहिए, तो बच्चों रिंग मेरी यहां से शुरू होके खत्म होगी यहां पे, तो जब स्टार्ट होगी तब एंगल कितना होगा? तब एंगल कितना होगा? 0। और जब खत्म होगी तब पाई। तो मैं लिमिट चिपकाऊंगा 0 से पाई, क्योंकि यहां से शुरू यहां पे खत्म। अब देखो g मेरा कांस्टेंट, m मेरा कांस्टेंट, l लैम्डा मेरा कांस्टेंट, एक r कट के नीचे r बचा। बच्चों बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। बच्चों फिर बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा, लिमिट बच्चों लिखोगे 0 से पाई, जी एम लैम्डा बाई आर। बच्चों माइनस का कॉस पाई, माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, जी एम लैम्डा आर। कॉस पाई बच्चों -1, माइनस ऑफ माइनस +1, 1 बच्चों ये भी +1। तो फाइनली जो तुम्हारे पास आंसर आया दैट इज 2 जी एम लैम्डा बाई आर। तो बच्चों एक बार इतना छाप लो, फिर मैं वापस इसे एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? कर लो बच्चों इतना, बैठ जाओ, पर आगे से अब ध्यान रखना, ठीक है? तो बच्चों इस चीज का बहुत ध्यान रखो, बातचीत किसी भी कीमत पे मैं अलाउ नहीं कर सकता। पहली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, बातचीत करने से केवल आपका नुकसान नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी और सारी क्लास का नुकसान है। तो किसी एक दो बच्चे को मैं पूरी क्लास का नुकसान करने की परमिशन नहीं दे सकता। उस चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में रखो, ठीक है? कोई भी रीज़न हो, मुझे कोई फालतू बहाना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे तुम बातचीत करते हुए नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि आपको एक अपना नुकसान भी करने का वैसे हक नहीं है। पर ठीक है चलो कर रहे हो वो चल जाएगा, लेकिन किसी और का नुकसान करोगे वो मैं किसी हालत में टॉलरेट नहीं करूँगा। तो बच्चों एक बार इतना कर लो, फिर मैं इसे वापस एक्सप्लेन करता हूं। ओके, अब बच्चों मैं वापस बताता हूं, समझो। तुम्हारी थ्योरी केवल पॉइंट मास के लिए होती है, बाकी कोई भी और चीज होगी वो उसी से आएगी। तो अगर कोई और चीज रहेगी तो तुम उसके टुकड़े करो, लेकिन टुकड़े करने का मेथड फिक्स होता है। जैसे बच्चों रॉड का क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया था, उसमें पैटर्न होता है एक्स पे जाके ऐसे काटो, जैसे तुम कुकम्बर को ऐसे वर्टिकल काटते हो, उस तरह से एक्स पे जाके डीएक्स विड्थ का काटोगे। रिंग को काटने का तरीका फिक्स होता है कि थीटा पे जाके डी थीटा का तुम काटोगे। तो तुमने डी थीटा का एक हिस्सा काटा,
उसकी लेंथ dl, वो बच्चों हमने यहां से लिखी एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये लेंथ आ गई। उसका मास लिखा लैम्डा, एक का मास इंटू लेंथ, एक का मास इंटू लेंथ, ये आ गया। अब मुझे दोनों के मास पता है, उनके बीच की डिस्टेंस पता है, फोर्स इस एंगल पे लगेगा, उसे तोड़ूंगा, एंगल भी पता है। तो अब मैं फॉर्मूला चिपका सकता हूं, जी m1 m2 r स्क्वायर और साइन थीटा। इसको मैंने 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट किया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, पाई रखा 0 रखा, कॉस पाई बच्चों -1 माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये आंसर ये आ गया बच्चों, ये समझे। अब मान लो तुम x का निकालना चाह रहे हो, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है कि भाई x का 0 होगा या नहीं, तो वो समझो, समझना बच्चों, x का निकाल रहे हो तो इधर क्या है cos थीटा, इधर क्या है cos थीटा। बच्चों इतना छाप लिया, कर लिया ना सबने, ठीक है। अब मान लो मैं cos थीटा उसका निकालना चाह रहा हूं, तो उसे देखो जी एम लैम्डा आर डी थीटा आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये x का लिमिट बच्चों वही 0 से पाई। बच्चों ये चीजें तो वही रहेंगी, जी एम लैम्डा आर। बच्चों बताओ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन याद रहे, प्लस का साइन थीटा, कुछ कुछ माइनस बोल रहे थे उस वजह से वापस रिपीट करवा रहा हूं। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन प्लस का साइन थीटा, प्लस का साइन थीटा, ठीक है। तो प्लस का साइन थीटा 0 से पाई, समझ गए। अब कॉस पाई साइन पाई, बच्चों बताओ क्या होता है, साइन पाई क्या होता है, साइन 180 क्या होता है, आवाज नहीं आई बच्चों, 0, साइन 0, 0 माइनस 0, तो x का फोर्स तुम्हारे पास क्या आ गया 0, समझ गए। इसका 0, y का ये, तो ओवरऑल फोर्स क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। कनेक्ट कर पाए। अब इसी में बच्चों वो तुम्हें घुमाता है, कैसे घुमाता है, उसने इतनी रिंग गायब कर दी, चौथाई रिंग दी, चौथाई रिंग। बच्चों बताओ क्या फर्क पड़ेगा लिमिट में, क्या फर्क पड़ेगा लिमिट में, 0 से पाई बाय 2। लेकिन अब x और y दोनों में आएगा। अब 0 से जब पाई बाय 2 लगाओगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये केवल जी एम लैम्डा बाई आर बचेगा। यहां 0 से पाई बाई 2 लगाओगे तो साइन पाई बाई 2 एक बचेगा, एक 0 हो जाएगा, तो ये भी कितना आएगा जी एम लैम्डा बाई आर, ये भी जी एम लैम्डा बाई आर, वो भी जी एम लैम्डा बाई आर, नेट बच्चों एफ एफ कितना होगा, तो √2 जी एम लैम्डा बाई आर, समझ गए। उसने कहा भाई नहीं ये तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो लिमिट क्या रखोगे, 0 से पाई बाई 3, 45 है, 0 से पाई बाई 4। तो एक बार तुम अगर चीज सीख गए तो वो थोड़ा बहुत घुमा रहा है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तुम कर सकते हो। और इसी तरह के क्वेश्चन तुम्हें हर चैप्टर में भर भर के मिलेंगे, रिंग के क्वेश्चन, किसी में आधी रिंग, किसी में चौथाई रिंग, किसी में पूरी रिंग। मेथड हमेशा यही रहेगा, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट। इस मेथड को बच्चों कनेक्ट कर पाए, कहीं कोई दिक्कत, चलें आगे बच्चों, इसे हटा दूं, कर लो बच्चों फटाफट, ठीक है ना बच्चों, कर लो। कहीं कोई तकलीफ लग रही हो जरूर पूछो, समझ गए ना। अब इसमें वो कुछ भी घुमा रहा है, तुम्हारे अंदर भरोसा होना चाहिए कि अगर मैंने बेसिक चीज सीख ली, फिर वो कितना भी घुमाता रहे मैं उस अप्रोच से चलूंगा, उससे करूंगा। तो एक क्वेश्चन जब आप अच्छे से सीख लेते हो तो उसके जैसे 50-100 जितने भी क्वेश्चन होंगे सब कर पाओ। ठीक है बच्चों, कर लिया अभी, हटा दो अब, ठीक है। अब बच्चों एक और पैटर्न इसमें यूज होता है, हम उस पर आते हैं। बच्चों जैसे मान लो ये M1 M2, लेट से इनके बीच की डिस्टेंस है कुछ 3 मीटर, M1 M2। तो बच्चों एक बार क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं इतना ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। इधर ध्यान रखें बच्चों,
ठीक है बच्चों। तो बच्चों तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया है, दो पार्टिकल हैं m1 m2, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, कितनी डिस्टेंस है 3 मीटर। अब तुम्हें दिया है कि उनके मासेस का एडिशन क्या है 20 kg, मासेस का एडिशन क्या है 20 kg। समझ के बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसमें तुम लिखो, इतना लिख लिया ना, अब इसमें लिख लो कैलकुलेट मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स, कैलकुलेट मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, कैलकुलेट मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। तो बच्चों तुम्हें पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है वो बताना। डिस्टेंस तुम्हारी फिक्स है 3 मीटर, डिस्टेंस तुम्हारी कितनी है 3, वो फिक्स है, और तुम्हें मासेस का एडिशन फिक्स दे रखा है 20 kg। तो अपना दिमाग दौड़ाओ, जब मैं पूछूं तब आंसर बताना, ठीक है। आंसर बोलना नहीं है, अपने से करना है, अड़ोसी पड़ोसी की हेल्प नहीं लेनी है। तुम्हें नहीं आएगा उसके लिए मैं हूं, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी से कोई हेल्प नहीं लेनी। एक बार अपना दिमाग दौड़ाओ, जब मैं पूछूं तब आंसर बताना। बच्चों जिससे सॉल्व हुआ वो एक बार हैंड राइज करे। हाँ तुम बताओ तुमने क्या किया। बस ठीक है, वही मुझे जानना है। बच्चों समझो, समझना, अगर मैं इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स लिखता हूं तो बच्चों अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, दोनों में सेम ही फोर्स लगेगा। अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो Gm1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बच्चों फोर्स तुम्हारा G/9। अब तुम्हें ये प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए, प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए। तो एक तरीका बच्चों ये है कि एक का मास तुमने स्मॉल m माना, तो दूसरे का मास होना चाहिए 20 - m। डिफ्रेंशिएट करके 0 कर दो, सॉल्व करोगे मास आएगा 10। या बच्चों तुम्हें पता होगा कई जगह यूज होता है, जैसे समझो ये प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए, तो प्रोडक्ट तुम्हारे पास क्या बच्चों, वापस समझो, टोटल मास कितना है, टोटल मास 20, एक का m है तो दूसरे का। अगर मुझे मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो G और 9 को तो बदल नहीं सकता हूं, प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए। प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए, प्रोडक्ट ये रहा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 20 - 2m 0, m यहां से कितना आ गया 10। डबल डिफ्रेंशिएशन करो, पॉजिटिव। अगर डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव -2, डबल डिफ्रेंशिएशन अगर नेगेटिव हो तो बताओ तुम्हें मैक्सिमा मिलता है कि मिनिमा, मैक्सिमा। यानी कि m = 10 पे क्या है, मैक्सिमा। बाकी बच्चों बहुत ज़्यादा ये भी यूज़ होता है, तो दिमाग में रख लो, वो बेटर है। हमेशा डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ बेसिक चीज़ें जो बहुत यूज़ होती हैं दिमाग में रखो तो बेटर है। इस तरह की सिचुएशन में प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों बराबर हो। चाहो तो तुम चेक करो, 20 है, एक तुमने 2 लिया, दूसरा तुमने मान लो एक 4 लिया, 16, प्रोडक्ट कितना आया 64। मान लो तुमने 11 लिया, 9 लिया, प्रोडक्ट कितना आएगा 99। एक तुमने 10 लिया, एक तुमने 10 लिया, प्रोडक्ट कितना आएगा 100। अब तुम कोई सा भी लेके देख लो, ये तुम्हारा मैक्सिमम होगा। तो रटने वाली चीज क्या है वो समझो। इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन में प्रॉपर मेथड होता है डिफरेंशिएशन, लेकिन थोड़ा रिजल्ट भी याद रख सकते हो। जब भी इस तरह की कोई चीज होगी तो जब आधा आधा मास होगा, आधा आधा मास होगा तो फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम या प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो बच्चों बताओ 20 का आधा कितना हुआ, 10। तो फाइनल आंसर बच्चों 100 G/9। जी की वैल्यू रख सकते हो, वो अलग बात है।
कंसेप्ट जो मुझे समझाना था वो समझ पाए। अब बच्चों बताओ, मान लो टोटल मास 100 किलो होता तो मैक्सिमम फोर्स के लिए कितना कितना करते? 50-50। 30 किलो होता तो 15-15। कैपिटल एम होता m1 प्लस m2 कैपिटल एम, तो आंसर m/2। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछते हैं m1 प्लस m2 इज कैपिटल एम, इफ फोर्स बिटवीन पार्टिकल इज मैक्सिमम देन रेशो ऑफ m1 बाई m2 क्या होना चाहिए? 1। कनेक्ट कर पाए बच्चों? इस तरह के सारे क्वेश्चंस कनेक्ट कर पाए? इतना छाप लो बच्चों जल्दी। ये क्वेश्चन समझ गए ना? इसमें कहीं कोई तकलीफ बोलो अगर पूछ लो, ठीक है ना? ओके। अब बच्चों जैसे हमने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा, मैंने आज बताया, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसको वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्मेट में? वेक्टर फॉर्म में। समझ गए? तो बच्चों वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। फोर्स का मैग्नीट्यूड मुझे पता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड मुझे पता है। बच्चों बताओ फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड है। अगर मैं उसको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरा काम हो जाएगा। तो अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मुझे क्या करना होगा? डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना होगा। ये चीज समझे बच्चों? इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है ना? इतना कर लिया ना? ठीक है। अब बच्चों हेडिंग लिख लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। 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 ठीक है? अब देखो बच्चों, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं डिस्कस करता हूं तो बच्चों देखना, एक पार्टिकल मान लो ये m, इसको मान लो मैंने 1 बोल दिया, इसको मैंने 2 बोल दिया। ठीक है? ये x, ये y, ये z। बच्चों इसका पोजीशन वेक्टर मान लो r1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों r2 वेक्टर। ठीक है? बच्चों बताओ ये दो पार्टिकल हैं, बीच की डिस्टेंस r, इस m1 पे किस तरफ फोर्स लगेगा? m1 पे किस तरफ फोर्स लगेगा? लेफ्ट राइट? राइट। और इस पे लेफ्ट। वैल्यू वाइज कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? इक्वल। अब अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बच्चों G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब मुझे लिखनी है डायरेक्शन। क्या लिखनी है? डायरेक्शन। समझ गए बच्चों? तो अब ध्यान से समझना बच्चों, यहां जनरली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं तो उसे समझो। मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन बच्चों लिखनी है। तो बच्चों बताओ m2 पे, या मैं इधर बताता हूं, m1 m2, बताओ m2 पे फोर्स किस तरफ है? इधर। m2 पे फोर्स किस तरफ है? इधर। अब इसके लिए अगर r वेक्टर लिखोगे तो वो दूर होगा। r वेक्टर कहां होता है? ऐसे दूर। तो बच्चों फिर बताओ, मैं इस पे फोर्स डिस्कस कर रहा हूं, इस पे फोर्स किस तरफ है? इधर। r वेक्टर तुम्हारा कहां है? इधर। तो बच्चों बताओ r की डायरेक्शन में है कि उल्टी डायरेक्शन में? r की डायरेक्शन में है या उल्टी डायरेक्शन में? उल्टी डायरेक्शन। उल्टी डायरेक्शन का मतलब माइनस, तो मैं लिखूंगा माइनस आर कैप। माइनस आर कैप, क्योंकि r इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, तो r की उल्टी डायरेक्शन में, तो एक माइनस लगा दिया। आर कैप, कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन, तो आर कैप की उल्टी डायरेक्शन में तो माइनस लगाया। अब बच्चों देखो यूनिट वेक्टर बच्चों कैसे निकालते हो? बताओ यूनिट वेक्टर बच्चों कैसे निकालते हो? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो माइनस वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। इसी को बच्चों में ऐसे भी लिख सकता हूं,
एफ वेक्टर माइनस अलग किया GM1M2 आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। एक बार बच्चों इतना कंप्लीट कर लो, फिर मैं इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताता हूं, बट पहले इतना कंप्लीट कर। माइनस बच्चों मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है तो आर उस तरफ होगी तो फोर्स इधर होगा, आर इधर होगी तो फोर्स इधर होगा, तो हमेशा आर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। पार्टिकल उस तरफ होगा तो फोर्स इधर लगेगा, पार्टिकल इधर होगा तो फोर्स इधर लगेगा, तो जिधर पार्टिकल होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उस वजह से माइनस लगाया। इतना पॉइंट समझे बच्चों? कर लो फटाफट। बोलो कोई डाउट हो आपको? पीछे ओके बच्चों मैं वापस थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब भी हमें वेक्टर लिखना होता है तो वेक्टर बच्चों अपना होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो मुझे रट गया है GM1M2 बाई आर स्क्वायर। अब मुझे डायरेक्शन देखनी है, तो अगर मेरा पार्टिकल उधर होगा तो फोर्स यहां लगेगा, यहां होगा तो इधर लगेगा, यहां होगा तो इधर लगेगा, तो जहां मेरा पार्टिकल होगा उसके उल्टा फोर्स लगेगा। तो पार्टिकल की उल्टी डायरेक्शन मतलब माइनस आर कैप, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? माइनस आर कैप। आर कैप का मतलब होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। उस माइनस को मैंने इस साइड कर लिया तो ये आ गया। अब बच्चों थोड़े टाइम बाद तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि मैं आर वेक्टर कैसे लिखूं, आर वेक्टर कैसे लिखूं, तो वो चीज़ मैं थोड़ा सा सिखा रहा हूं क्योंकि अधिकतर बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं। तो उसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में लिखवा दूंगा, बट पहले समझो। इतना सबने छाप लिया? ठीक है, अब समझो आर वेक्टर कैसे लिखोगे वो समझो। बच्चों बताओ, मान लो पार्टिकल यहां है आई पे, चल के यहां पहुंच गया एफ पे, तो मैं एक और टॉपिक से रिलेट कर रहा हूं, उससे याद रहेगा। बच्चों बताओ, पहले आई पे था, अब एफ पे चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ है? डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ है? इधर। अब याद करो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती थी? फाइनल माइनस इनिशियल। तो बच्चों इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, किधर हुआ है? इधर। तो वो डिस्प्लेसमेंट तुम कैसे लिखते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। इधर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो फाइनल वाली पोजीशन माइनस इनिशियल वाली पोजीशन। समझ पाए? तो अगर मुझे आर वेक्टर लिखना है, आर वेक्टर लिखना है, तो ये वाला जो आर वेक्टर है इधर से इधर, तो इनिशियल से फाइनल, ए से बी, तो मैं लिखूंगा बी में से ए को सेपरेट करना, बी में से ए को सेपरेट करना। या बच्चों मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूं, अगर मुझे इस पे फोर्स निकालना है, इस पे फोर्स निकालना है, तो जिस पर फोर्स निकालना है का पोजीशन वेक्टर माइनस अदर, जिस पर फोर्स निकालना है का पोजीशन वेक्टर माइनस अदर। फिर भी अगर भूल जाओ तो डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करना। डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते थे? इधर फोर्स लग रहा है या इधर डिस्प्लेसमेंट है तो फाइनल माइनस इनिशियल। वैसे ही अगर इस पे फोर्स निकाल रहे हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका, अगर इस पे निकालोगे तो यू होगा, तो इसका माइनस इसका। समझ पाए? तो अब बच्चों मैं इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, उसको समझो। आर वेक्टर जिस पार्टिकल पर फोर्स निकालना है का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर माइनस अदर। तो बच्चों इस पैटर्न को मैं बहुत यूज करता हूं क्योंकि यही फंडा तुम्हारा, अगर तुम देखोगे तुम पढ़ चुके हो रोटेशनल,
उसमें टॉर्क निकालना होता है, उसमें भी लिखते हैं R क्रॉस F। तो R वेक्टर में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई R कैसे लिखें, तो उसका भी फंडा यही रहता है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है माइनस जिसके अबाउट निकालना। ऐसी एंगुलर मोमेंटम में भी यूज होता है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखोगे वहां भी यूज होता है। तो सब जगह मैं ऐसे ही लिखवा देता हूं जिससे कि वो दिमाग में रहे। तो अब दिमाग में क्या रखना है, आर वेक्टर कैसे लिखोगे, जिस पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है माइनस अदर। समझ गए बच्चों? कर लो फटाफट इसे। क्लियर है बच्चों ये? ठीक। बच्चों इतना छाप लिया सबने, हटा दो इसे, ठीक ना? कर लो फटाफट, फिर मैं हटाता हूं। ठीक है बच्चों? ओके, अब बच्चों वापस देखो, एक क्वेश्चन बच्चों अटेम्प्ट करो। पहले ये लिख लो, मान लो बच्चों ए पार्टिकल का मास है 25 किलो। कितना है? 25। उसका कोऑर्डिनेट है 1 2 -1। क्या है? 1 2 -1। बी पार्टिकल का मास है 500 किलो। बी पार्टिकल का मास 500 किलो, उसका कोऑर्डिनेट है -2, -2 एंड -5। बच्चों सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में, मतलब कोऑर्डिनेट जो है वो ऐसा ही सिस्टम यानी कि मीटर में। बच्चों एक बार इतना नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। ठीक है? कर लो बच्चों एक बार, फिर मैं डिस्कस करता हूं। लिख लिया बच्चों? इतना नोट कर लिया? ठीक है। अब बच्चों आगे इसमें लिख लो, आगे बच्चों इसमें लिख लो, कैलकुलेट फोर्स ऑन पार्टिकल ए। फोर्स से मतलब मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है। कैलकुलेट फोर्स ऑन पार्टिकल ए, कैलकुलेट फोर्स ऑन पार्टिकल ए इन वेक्टर फॉर्म। कैलकुलेट फोर्स ऑन पार्टिकल ए इन वेक्टर फॉर्म। पीछे तुम एक बार खड़े हो जाओ, अपने नोट्स लेके इधर आना, नोट्स लेके आ जाओ जल्दी। कैलकुलेट फोर्स ऑन पार्टिकल ए इन वेक्टर फॉर्म। कर लिया बच्चों? ठीक है। अब बच्चों जो मैंने तुम्हें सिखाया उसको एक बार अप्लाई करो, अटेम्प्ट करो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ओके, क्या नाम है तुम्हारा? ओके, मोबाइल है? ओके, एक बार पेरेंट्स से बात करवाना मेरी। नंबर याद है? लो लगाओ, इधर साइड में खड़े हो जाओ, बोल देना फिजिक्स टीचर बात करना चाह रहे हैं। ठीक है? ओके बच्चों, इससे एक बार अटेम्प्ट करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ओके बच्चों, हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, उस पर फोकस करते हैं। 25 बच्चों मैंने किस पार्टिकल पर फोर्स निकालने को बोला? ए पे। ठीक है, तो बच्चों फोकस करते हैं फॉर्मूले पे। बच्चों कर लिया होगा, सिंपल सा ही है। मेन इसमें तुम्हें दिक्कत कहाँ आएगी उस पर फोकस करो। दिक्कत तुम्हें आएगी केवल आर वेक्टर में। ये चीज़ बच्चों तुम दिमाग में रख लो। थोड़ी टाइम बाद तुम यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई किससे किसको सब्ट्रैक्ट करना, यहीं पे तुम कंफ्यूज होगे। तो पहले मैं आर वेक्टर निकाल लो। बच्चों मुझे बताओ किस पार्टिकल पर फोर्स निकालना है? ए पे। तो मैंने तुम्हें लिखवाया है जिस पर फोर्स निकालना है माइनस अदर, जिस पर फोर्स निकालना है माइनस अदर। तो हमें किस पे फोर्स निकालना है? ए पे। तो ए आई प्लस 2j माइनस के माइनस अदर -2i 2j माइनस 5k। बच्चों अगर i से ये 2i जुड़ के 3i, 2 उड़ गए, बचा बच्चों ये 4k। बच्चों बताओ आर वेक्टर में कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? अब आर का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखता हूं तो बच्चों दोनों का स्क्वायर अंडर कितना आ जाएगा? 5। दोनों का स्क्वायर अंडर बच्चों कितना आ जाएगा? 5। यहां तक कोई दिक्कत?
ठीक है, अब वापस आ जाओ। फोर्स तुम्हारा जी, एक माइनस भी था वेक्टर में, ध्यान रहे, माइनस जी। एक का मास 25, दूसरे का मास 500, फिर आर वेक्टर बच्चों ये रहा 3i प्लस 4k अपॉन इसी के मैग्नीट्यूड का क्यूब, तो 5 का क्यूब माइनस का जी m1 m2 आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब माइनस का जी m1 m2 आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब। ठीक है, अब बच्चों समझो, 25 से ये 5 बचेंगे, 5 इससे कट के बचेंगे 100, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, छोटा मोटा गुणा भाग तुम्हें आता है, 100g इंटू 3i प्लस 4j। आगे सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो, तुम्हारे कहीं मिस्टेक, हाँ के। बच्चों बताओ यहां तक कहीं कोई तकलीफ? क्लियर है? ठीक है, छाप लो इतना बच्चों। याद रखो बच्चों, इसमें केवल और केवल तुम आर वेक्टर में अटकोगे। ये हमने बच्चों 2 वाला क्वेश्चन किया है। बच्चों एक बार हैंड राइज करें इसमें जिसको डाउट हो, किसी को भी। ठीक है बच्चों, ये 2 वाला है, इसी में एक और पार्टिकल दे दिया, मान लो बच्चों ये वाला क्लियर है ना। अब मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बस ऐसे ही समझा रहा हूं। सी ये मान लो कुछ 10 किलो का है, ये है 1 2 -3 पे। अब मैं पूछता हूं सी ए पे क्या फोर्स लगाएगा, सी ए पे क्या फोर्स लगाएगा। तो बच्चों किससे किसको सेपरेट करोगे? सी ए पे, तो फोर्स तुम्हें किस पे निकालना, तो किससे किसे सेपरेट करोगे? ए माइनस सी। निकाल पाओगे? ठीक है, तुमने पहला निकाला, दूसरा निकाला, तुमसे पूछा टोटल फोर्स ए पे क्या लगेगा, तो पहला तुमने निकाला, दूसरा निकाला, दोनों को जोड़ दो, वो फाइनल आंसर। ऐसे मान लो डी है -4 -1 3। मैं पूछता हूं ए पे डी कितना फोर्स लगाएगा, ए पे डी कितना फोर्स लगाएगा, तो किससे किसको सेपरेट करोगे? ए माइनस डी, क्योंकि जिस पे फोर्स निकालना है माइनस अदर, जिस पर फोर्स निकालना है माइनस अदर, ये चीज है। ठीक है, तुमने पहले का निकाला, दूसरे का निकाला, तीसरे का निकाला, तुमसे पूछा ए पे नेट फोर्स बताओ, कैसे निकालोगे? तीनों का वेक्टर सम, आई जे के में है तो ऐड करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब वो कितना भी घुमाता है तुम कर पाओगे, बस तुम्हारा फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, माइनस का जी m1 m2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। और आर वेक्टर में ही तुम्हें दिमाग लगाना है जिस पर फोर्स निकालना है माइनस अदर, जिस पर फोर्स निकालना है माइनस अदर। दिमाग में फिट हो गया, समझ गए? और याद रहे माइनस साइन भी रखना, इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या टॉपिक है बच्चों? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों ये सबने कर लिया ना? ठीक है, हेडिंग बच्चों लिख लो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। कई बार इसको आई से डिनोट करते हैं, कई बार इसको ई से डिनोट करते हैं। कई बार इसको आई से डिनोट करते हैं, कई बार इसको ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बच्चों समझो ये क्या चीज होती है उसे देखो। बच्चों मैं किसी चीज को फेंकता हूं, वो वापस आ जाती है, क्यों आती है? बोलो बच्चों, ग्रेविटी। ग्रेविटी से क्या होता है? बोलो बच्चों, ग्रेविटी से क्या होता है? इस पे एक फोर्स लगता है। तो बच्चों मैंने इसको फेंका, तेजी से फेंका, मान लो छत पे खड़े हो गए, वापस आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो अर्थ इसको रस्सी से पकड़ के खींचती है, कैसे खींचती है? या अर्थ में से कोई हाथ निकलता है वो पकड़ के खींचता है? बोलो बच्चों, कोई भी तुम्हें कांटेक्ट दिखता है कि भाई वो रस्सी, जैसे मान लो तुम्हें किसी को पकड़ के खींचना है, या तो हाथ से पकड़ के खींचोगे, रस्सी से पकड़ के खींचोगे, या किसी डंडे से बांध के खींचोगे, तभी तो खींच पाओगे। अर्थ कैसे पकड़ के खींच रही है? अर्थ में से ना तो कोई हाथ निकल रहा है, ना कोई रस्सी निकल रही है, फिर भी वो खींच पा रही। तो उसके लिए बच्चों होता है जो ग्रेविटी होता है, वो एक फील्ड फोर्स होता है।
फील्ड फोर्स से मतलब ये होता है अर्थ ने अपने आसपास एक फील्ड जनरेट कर रखा, अर्थ ने अपने आसपास एक फील्ड जनरेट कर रखा, उस फील्ड में अगर कोई आएगा तो वो उस पर फोर्स लगाएगा। सिंपल वे में ये समझो, तुमने कहीं तेज आग लगा दी, कहीं मान लो बहुत तेज आग लगा दी, तो आग के आसपास एक गर्मी का फील्ड होगा। तुम वहां रहो या ना रहो, गर्मी वहां पे है, गर्मी वहां पे है। तुम वहां जाओगे तो गर्मी फील होगी, नहीं जाओगे तो नहीं होगी, लेकिन गर्मी वहां पे है। तुम जाओगे तो गर्मी फील होगी वरना नहीं होगी, लेकिन गर्मी वहां पे है। ऐसे यहां पे अर्थ ने क्या किया है, अपने आसपास एक फील्ड जनरेट कर रखा। उस फील्ड में अगर कोई पार्टिकल आ जाएगा तो वो उसको फोर्स लगा के खींच लेगी। तो वो फील्ड के थ्रू फोर्स लगा के खींचती है, फील्ड के थ्रू फोर्स लगा के खींचती है। जैसे कहीं आग लग रही तो उसने भी अपना एक आग का फील्ड क्रिएट कर रखा, वहां तुम जाओगे तुम्हें गर्मी फील होगी। समझ गए बच्चों, यही ग्रेविटेशन के साथ होता है। तो किसी भी पार्टिकल के आसपास के रीजन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी भी पार्टिकल के आसपास उसका इन्फ्लुएंस होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे तुमने एक दीपक जलाया, हल्की फुल्की डिस्टेंस तक तो उसकी गर्मी फील होगी, लार्ज डिस्टेंस में नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज जलाओगे, जैसे सन है, सन भी एक जलती हुई चीज, उसकी गर्मी यहाँ 15 करोड़ किलोमीटर दूर भी फील हो रही है, क्योंकि वो बहुत बड़ी आग है। तो ऐसे ही है, अगर कोई छोटा सा पार्टिकल है तो थोड़ी बहुत डिस्टेंस तक तो फील होता है वरना नहीं होता। हालांकि टेक्निकली देखोगे तो फोर्स Gm/m/r² इनफाइनाइट पे 0 होगा, लेकिन थोड़ी बहुत डिस्टेंस के बाद नेग्लिजिबल हो जाता है। तो क्या पॉइंट पे आता है, किसी भी पार्टिकल के आसपास का रीजन जहां हम उसका ग्रेविटेशनल फोर्स फील करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। ये पॉइंट समझ गए। अब एक चीज हम बोलते हैं बच्चों, जैसे सोचो आग जल रही है, पास में गर्मी ज्यादा होगी या दूर में, पास में। ऐसी सन है, सन के पास में गर्मी ज्यादा होगी या दूर में, पास में। ऐसी अर्थ है, अर्थ के पास में फील्ड ज्यादा लगेगी या दूर में, पास में। तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होता है, एक पे क्या फोर्स लग रहा है, एक पे क्या फोर्स लग रहा है, वो होती है अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। जैसे समझो, एक और एग्जांपल बताता हूं, गोल्ड आयरन, कौन महंगा होगा, गोल्ड। अब मैंने कहा कि आयरन तुमने लिया 1000 टन और गोल्ड तुमने लिया 1 ग्राम, कौन महंगा पड़ेगा, आयरन, क्योंकि आयरन तुम 1000 टन ले रहे हो। अभी तो तुमने कहा था कि गोल्ड महंगा होता है। तो अब चीजें अगर डिफाइन करनी है तो पहले सेम यूनिट में लेके आओ। अगर गोल्ड 1 ग्राम ले रहे हो तो इसको भी 1 ग्राम लो, तब जाके पता चलेगा। ये 1 किलो ले रहे हो तो ये भी 1 किलो लो। तो उसी वजह से हम इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी, कि भाई एक पे क्या फोर्स लग रहा, एक पे क्या फोर्स लग रहा। समझ पाए ना बच्चों, तो ठीक है। अब बच्चों हेडिंग तुमने लिख ली, हाँ अब समझो, मान लो ये अर्थ है, इसके आसपास यहां पे 2 किलो पे 500 फोर्स लग रहा है। 2 किलो पे कितना फोर्स लग रहा है, 500। तो एक पे कितना लगेगा, तो एक पे जो फोर्स लगेगा उससे बोलेंगे इंटेंसिटी। मान लो 5 किलो पे 500 लग रहा है, तो एक पे जो लग रहा है वो इंटेंसिटी। मान लो 50 किलो पे 500 लग रहा है, तो एक पे 10, वो इंटेंसिटी। 0.5 kg पे 500 लग रहा है, एक पे 1000। अब m पे F फोर्स लग रहा है, तो एक पे क्या लगेगा, एक पे क्या लगेगा, तो इसको बोलेंगे इंटेंसिटी। तो फोर्स पर यूनिट मास तुम्हारा क्या होता है, इंटेंसिटी। बच्चों बताओ फोर्स स्केलर या वेक्टर, तो इंटेंसिटी कैसी होगी, वेक्टर। न्यूटन और ये केजी, तो यूनिट न्यूटन पर केजी, डायमेंशन निकाल लोगे। तो बच्चों आप लिखते चलो, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास एट ए पॉइंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। जैसे मान लो ये कोई रीजन है, इस पे m मास है, इस पे F फोर्स लग रहा है,
तो इंटेंसिटी बच्चों तुम्हारी हो जाएगी F/m। इंटेंसिटी बच्चों क्या हो जाएगी F/m। अगर फोर्स लिखना हो तो वो हो जाएगा I इंटू एम। फोर्स बच्चों I इंटू एम। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ऐसा ही यूनिट बच्चों लिखोगे तो न्यूटन पर, ठीक है ना, मास है बच्चों, मास लिख देता हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, समझ रहे हो? एम मतलब मास, ठीक है ना, या एम लिख देता हूं, अलग से लिख देता हूं मास। एम क्या है? मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ऐसा यूनिट बच्चों न्यूटन पर केजी। डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों mLT-2 अपॉन m, mLT-2 अपॉन m, mm उड़ गए, बचेगा क्या? LT-2। बच्चों याद करो LT-2 किसका होता है? एक्सीलरेशन। तो एक्चुअल में इंटेंसिटी एक्सीलरेशन सेम ही चीज है। इंटेंसिटी एक्सीलरेशन सेम ही चीज है। जैसे एक्सीलरेशन भी क्या होता है? फोर्स बाय मास। ये भी लगभग लगभग वही चीज है। तो इंटेंसिटी और एक्सीलरेशन सेम चीज है, बट इंटेंसिटी हम एक लार्जर प्रोस्पेक्टिव में यूज करते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो, वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड हो, वहां पे हम एक्सीलरेशन नहीं बोलेंगे, वहां फील्ड बोलेंगे। तो उसी वजह से यहां भी फील्ड बोला है। इतना बच्चों समझे? ओके। अब जैसे बच्चों तुम्हें आज एक इस तरह का डीपीपी मिला हुआ है जिसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया था, याद है बच्चों? ओके। अब बच्चों इसमें तुम जैसे समझना, क्वेश्चन नंबर 11 तक, क्वेश्चन नंबर 11 तक बच्चों जो भी टॉपिक्स हैं हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक जितने भी टॉपिक्स हैं बच्चों हम कवर कर चुके हैं। तो वो बच्चों कंप्लीट कर लेना, कल हम डिस्कस करेंगे। बच्चों इसके आंसर्स मैंने जानबूझ के नहीं दिए हैं, वो मैं क्लास में बताऊंगा, ठीक? तो क्वेश्चन नंबर 11 तक के टॉपिक बच्चों हम कर चुके हैं। क्लियर है? अब बच्चों आज का अगर हम कंक्लूड करें तो पहले हमने Gm1 m2 by r², उस पे बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स किए, खासकर रिंग वाला एग्जांपल किया, वो अप्रोच सीखने लायक है, समझ पाए बच्चों? उसके अलावा बच्चों मैक्सिमम फोर्स निकालना हो तो दोनों के मासेस बराबर होने चाहिए, वो सीखने लायक है, वो दिमाग में होना चाहिए। फिर वेक्टर फॉर्मेट पढ़ा। वेक्टर फॉर्मेट में बच्चों इंपॉर्टेंट है जिस पर फोर्स निकालना है माइनस अदर, और फिर बच्चों हमने ये किया। तो बच्चों अब जो मैंने तुम्हें होमवर्क में पार्ट दिया है उससे तुम कंप्लीट कर लेना, ठीक है? बच्चों कोई डाउट रहे तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थोड़ा बहुत तो अभी पूछ सकते हो, वरना 2:15 के बाद में मिल जाऊंगा तब भी पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों?